डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी दोस्तों का। देखिए, आज हम अभी एक नया हिंदी का मॉडल पेपर करने वाले हैं और ये एक बेहतरीन मॉडल पेपर होने वाला है आपके लिए। इसमें टोटल 30 क्वेश्चंस होंगे और ये रीट एग्ज़ाम के ऊपर पूरी तरह से बेस्ड है और आपका जो नया सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग पेपर बनाया गया है। आपको केवल इतना देखना है कि आप कितनी क्वेश्चन यहाँ पे सही करने वाले हो। मैं यहाँ पे हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी आपको दूंगा ताकि आपके कोई डाउट्स ना रहें। हर एक क्वेश्चन को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। अगर आप इस पेपर को पूरे को करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी हो जाएगा कि एग्जाम में किस तरह का पेपर आता है और हमें कैसे उसको सॉल्व करना है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं बिना कोई टाइम के डिले। तो यहाँ पे पहला हमारा जो प्रश्न है ये हमसे कह रहा है कि निम्न में से नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है। नीति निपुण शब्द के अंदर गाइस, नीति निपुण का अगर हम विग्रह करते हैं ना तो ये होता है नीति में निपुण। नीति में निपुण होता है। अब में पर आपको पता है किसका चिन्ह होता है? अधिकरण कारक का। किसका होता है गाइज? अधिकरण कारक का होता है। इसका मतलब हमारा यहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा नीति निपुण के अंदर। तो यहाँ पे अधिकरण तो है नहीं, तो अधिकरण तत्पुरुष भी तो समास तत्पुरुष का ही भाग होता है ना, पार्ट होता है। सॉरी, तो इसमें क्या है ना, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। वैसे मैं आपको तत्पुरुष समास के प्रकार बताऊं, भेद बताऊं, तो जैसे कर्म तत्पुरुष हो गया, करण तत्पुरुष हो गया, संप्रदान तत्पुरुष हो गया, है ना गाइस। 3 तो ये हो गए। इसके अलावा एक होता है अपादान तत्पुरुष, एक होता है आपका संबंध तत्पुरुष एंड लास्ट आपका अधिकरण तत्पुरुष। तो ये लास्ट वाला ही था जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्न में से भाववाचक वाक्य का चयन करना है आपको। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, यहाँ बैठा नहीं जाता, कपड़ा सिया जाता है, सीता कपड़ा सीती है। तो दोस्तों 2 नंबर का जो प्रश्न है यहाँ पे हम आंसर करेंगे, यहाँ बैठा नहीं जाता, बी ऑप्शन कर देंगे। देखो, वाच्य किसे कहते हैं या वाक्य किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चले कि उसका मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसी को क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें भाववाच्य की, तो मेरे दोस्तों भाववाच्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में कर्ता या कर्म की प्रधानता ना होकर के भाव की प्रधानता होती है। भाव जहाँ पे प्रमुख होता है ना, उसे कहते हैं भाववाच्य। यहाँ बैठा नहीं जाता, इस वाक्य में उससे बैठा नहीं जा रहा है, बैठने का आ रहा है ना, इसलिए इसमें भाववाचक वाक्य है। चलिए 3 नंबर का प्रश्न हम देखते हैं। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? बताइए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन के अंदर हमारा राइट आंसर? बताइए, संस्कृत, हिंदी, तेलुगु या तो फिर उर्दू। तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली जो भाषा है ना, वो आप सभी जानते हैं, आई थिंक वो है हिंदी भाषा। ठीक है ना, हिंदी भाषा हमारे देश की राजभाषा भी है, ये भी ध्यान रखना है। कई बार राष्ट्रभाषा, राजभाषा 2 ऑप्शन आते हैं और ये आते हैं 100%। आप राष्ट्रभाषा मत कर दीजिएगा। भारत हमारे देश की राजभाषा है, जो सरकारी कामकाज में काम में आती है ना, वो भाषा भी हिंदी ही है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर बोली जाने वाली, जनसंख्या के हिसाब से बोली जाने वाली भाषा यही है। भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन सरकारी कामकाज में 2 ही भाषाएं काम आती हैं, एक तो हिंदी और दूसरी आपकी अंग्रेजी। ठीक है ना भाई। चलिए, लाइक के बटन के साथ में आप इस प्रश्न का स्वागत कर सकते हैं। हुलास शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? हिलास होगा, विलास होगा, उल्लास होगा या हास्य होगा? बताइए। हुलास एक शब्द है ना, इसका तत्सम रूप होता है दोस्तों उल्लास। ऑप्शन नंबर हमारा होगा तीसरा। देखिए, जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी चेंजेस के हम काम में लेते हैं तो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। 5 नंबर का प्रश्न देखिए, सज्जन शब्द का निम्न में से कौन सा सही संधि विच्छेद है? बता दीजिए क्या उत्तर होगा इसमें? सत प्लस जन, सत प्लस जन, यहाँ पे हलंत नहीं है, यहाँ पे हलंत है, यहाँ पे जय है, यहाँ पे एक आधा और एक पूरा जय है। राइट, तो यहाँ पे हम दोस्तों आंसर करेंगे सत। देखिए यहाँ पे नियम क्या कहता है, तय प्लस जय का मेल हो रहा है ना, तो इस तय की जगह भी आधा जय हो जाता है ना, तो क्या बनता है? ये वाला जय का रूप हो जाता है। तो यहाँ पे बनेगा सत प्लस जन, यानी कि संधि कौन सी हो गई दोस्तों? इसके अंदर व्यंजन संधि हो गई है मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आंसर क्या हुआ हमारा? बी ऑप्शन राइट आंसर करते हुए आपका जीवन मंगलमय हो। इस वाक्य में मतलब ये किस प्रकार का वाक्य है?
बता दीजिए, ये इच्छावाचक है, ये संदेहवाचक है, ये विधानवाचक है जिसको निश्चयवाचक भी कहते हैं, या तो फिर संकेतवाचक वाक्य है। तो बताइए क्या उत्तर इस प्रश्न में हमारा होने वाला है। देखिए आपके जीवन के मंगल कामना की बात हो रही है, इसका मतलब कोई ना कोई आपका हितैषी है, आपका अच्छा चाहने वाला है, वही तो आपकी मतलब आपके मंगल भविष्य की कामना करेगा, है ना। तो उसको क्या कहेंगे, ये इच्छावाचक वाक्य हो गया ना, उसकी एक इच्छा जाहिर कर रहा है वो अपने मन की, है ना। आशा या फिर आशीर्वाद का बोध हो रहा है यहाँ पे हमें, आपका जीवन मंगलमय हो, ईश्वर करे आप सकुशल लौटें, आपका कल्याण हो, ये सब वाक्य इच्छावाचक में ही आते हैं दोस्तों। हम देखेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, बता दीजिए आप मुझे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या आंसर होगा, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पूछ रहा है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, कर्म के आधार पर क्रिया के होते हैं दोस्तों 2 भेद। देखो क्रिया पहले तो बताता हूं किसे कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं, वे विकारी शब्द जिसमें किसी कार्य के होने का या करने का बोध पाया जाता है ना, वो कहलाते हैं क्रिया। जैसे पढ़ना, पढ़ना एक क्रिया है, ठीक है। खेलना, खेलना क्या है, एक क्रिया है। खाना एक क्रिया है। अब मैं आपको बता दूं, कर्म के आधार पर जो 2 भेद होते हैं ना क्रिया के, वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों। एक तो होता है सकर्मक क्रिया, और गाइज एक होता है अकर्मक क्रिया, राइट। ऐसे करके 2 भेद होते हैं, दोनों को आपको याद रखना है। अकर्मक क्रिया की हम बात करें तो अ प्लस कर्मक होता है, अकर्मक जिसमें कर्म रहित क्रिया होती है, कर्म नहीं होता है। जिन क्रियाओं के साथ में कर्म न लगा हो तथा क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़े, उनको अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ राम रोता है ना, राम रोता है, डायरेक्ट क्रिया का फल कर्ता के ऊपर पड़ रहा है, कर्म पे नहीं पड़ रहा है, राइट। चलिए आगे हम देखते हैं। और सकर्मक क्रिया की मैं अगर आपसे बात करता हूँ, सकर्मक क्रिया किसे कहेंगे। देखिए जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्म, कर्म के साथ में जो क्रिया आती है। जैसे मैं आपसे कह दूं राहुल गाना गाता है, अब जो गाने वाली जो क्रिया है ना, वो गाता जो क्रिया है ना गाने वाली, ये गाना के ऊपर पड़ रही है ना, डायरेक्ट राहुल के ऊपर नहीं पड़ रहा। राहुल क्या गा रहा है, गाना गा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे जो प्रभाव है ना क्रिया का, वो कर्म। क्वेश्चन देखते हैं, नमो नारायण शब्द का संधि विच्छेद आप मुझे बता दीजिए क्या होगा। नमो नारायण, तो मेरे दोस्तों नमो नारायण जो शब्द है ना, इसका होता है नमः प्लस नारायण। क्या होता है दोस्तों, नमः प्लस नारायण होता है। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर संधि कौन सी है दोस्तों, विसर्ग संधि है। इसके अंदर नियम क्या कहता है, यदि विसर्ग से पहले ए होता है ना, देखो यहाँ पर ए है ना मैं के अंदर, तो विसर्ग से पहले ए होता है, तो विसर्ग के बाद अगर आपको तीसरा चौथा पांचवा वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा या फिर ये रे ले वे और है या ए हो ना, तो वहां पे ओ हो जाता है दोस्तों। इनके स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है, समझ गए। चलिए काम करता है। चलिए लाइक का बटन आप दबा सकते हैं, और अगर आप एजुकेशन पे पहली बार आए हैं तो आप सभी दोस्तों का, सभी भाई बहनों का, माता बहनों का, सभी का स्वागत है। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको इसी तरह की बेहतरीन क्वालिटी से भरपूर क्लासेस रोज आने वाली है। टाइम अलग अलग रह सकता है फ्यूचर के अंदर, जो भी टाइम मतलब आप वो देख लीजिएगा, बट डेली अपडेट रहोगे। टेलीग्राम चैनल एजुकेशन का, वहाँ पे आपको सभी क्लासेस के लिंक भी मिल जाते हैं, क्लासेस की डिटेल्स भी मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, जय ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होने वाला है दोस्तों। जय ध्वनि, देखिए पहला ऑप्शन हो जाएगा इचु यशानाम तालु। इचु यशानाम, है ना, इचु यशानाम क्या होता है, तालु। ई और ई, इसका मतलब हो गया, और चू का मतलब हो गया चे वर्ग, चे छे जय जन है ना, तो जय आ गया ना। और ये और ये शय जो होता है ना, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों, तालु होता है। तालव्य वर्ण कहलाते हैं ये। निम्न में से कौन सा दंत्य वर्ण है, बताइए। 10 नंबर के प्रश्न में आपको बताना है दंत्य वर्ण कौन सा है। देखिए दंत्य वर्ण तय, थ, द, ध, न, ये सारे दंत्य वर्ण हैं, ठीक है। यानी कि उच्चारण स्थान क्या होता है, मुख के जिस स्थान से जो वर्ण या ध्वनि निकलती है ना, उस भाग का उच्चारण स्थान होता है वो। तो लृतु लशानाम दंत होता है, लृ का उच्चारण स्थान भी दंत होता है। अब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तय हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। टय की अगर हम बात करें, ऋतु रषाणाम मूर्धा होता है इसका, ठीक है, ये मूर्धन्य वर्ण है। इचु यशानाम तालव्य है। उपपदमान्यानाम ओष्ठव है, ये ओष्ठ होता है इसका उच्चारण स्थान। नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, भाषा की सबसे छोटी इकाई बता दीजिए कौन सी होती है। बढ़िया प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है, आप बताइए क्या उत्तर होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है ना गाइज, वो होती है बी ऑप्शन हो जाएगा वर्ण, ठीक है ना। हाँ, वर्ण का अर्थ होता है, मैं आपसे कह दूं, भाषा की सबसे छोटी इकाई, जैसे ए, आ,
ई ऊ, है ना, कै, ये सब क्या है, खे, ये क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाइयां हैं। 12 देखिए, निम्न में से आश्चर्य चिन्ह कौन सा है, आश्चर्य, बताइए आश्चर्य चिन्ह किसे कहा जाता है। गाइस जो विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है ना, विस्मयादि बोधक जो चिन्ह होता है गाइज, वही तो आश्चर्य चिन्ह कहलाता है। और वो कौन सा होता है, ये वाला होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। देखो इसका प्रयोग हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय, है ना, इन सब का बोध कराने के लिए किया जाता है, जैसे हाय, है ना, ये सब। नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, पंचतंत्र में कौन सा समास है, बता दीजिए। पंचतंत्र में दिगु है, कर्मधारय है, तत्पुरुष या फिर द्वंद्व। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे आंसर आएगा पहला ऑप्शन, ठीक है, दिगु समास है इसके अंदर। देखो पंचतंत्र यहाँ पे कह रहा है कि बताइए 5 तंत्रों का जो समूह होता है ना, जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं, पंचतंत्र कहते हैं। इसमें पहला पद संख्यावाची होता है दोस्तों, तो पंच 5 हो गया ना संख्यावाची। चलिए तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हो तो इस कलम से पूरी कहानी लिख लो, इस वाक्य में कलम किस कारक में है, बता दीजिए। 14 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, जरा उत्तर बताइए मुझे। करण कारक, कर्म कारक, अपादान कारक या तो फिर संप्रदान कारक। तो गाइज यहाँ पे आंसर होगा करण कारक है। कलम से, में, इससे करण कारक है ना, कारक का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया के साथ में संबंध बताने वाला जो निशान होता है ना, जैसे से, के, की, इन सबको कारक कहते हैं। अब करण कारक किसे कहते हैं, आपके दिमाग में आ रहा होगा। देखो वो वस्तु या साधन जिससे क्रिया होती है ना, वो करण कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से या के द्वारा, ठीक है। चलिए उदाहरण के लिए एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे राम को श्याम, राम को श्याम ने गेंद से मारा, राइट। तो यहाँ पर भी करण कारक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द जो होता है ना, उसको क्या कहते हैं। बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब और सरल इजी क्वेश्चन है, सभी दोस्त कर देंगे इस क्वेश्चन को। तो गाइज संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं ना, वो कहलाते हैं सर्वनाम शब्द, ठीक है। जैसे वह, तुम, आप, यह, ये सब। जैसे राम खेलता है, राम क्या करता है, खेलता है, ठीक है। अब राम की जगह क्या कर देंगे, संज्ञा शब्द है ना राम, तो इसकी जगह हम कर देंगे वह खेलता है, तो ये संज्ञा शब्द हो गया वह, समझ गए। हम 2 हाथी घूम रहे हैं, वाक्य में कौन सा विशेषण है, बताइए। 2 हाथी क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। संख्यावाचक है, संकेतवाचक है, गुणवाचक है। वैसे तो इजीली आपको पता ही लग रहा है, सभी लोग कर देंगे, थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हो तो। अगर आप नहीं भी पढ़े हुए हो ना, तो भी इस प्रश्न को इजीली सही कर सकते हो। संख्यावाची है ना, 2 आ रहा है ना, संख्या आ रही है ना, जहाँ पे संख्या आए वहाँ पे संख्यावाची ही होगा, ध्यान रखना आपको। हाँ, अब यहाँ पे हाथी शब्द क्या है दोस्तों, संज्ञा शब्द है हाथी, है ना। और संज्ञा के विषय में बता रहा है ना, ये जो सब संज्ञा सर्वनाम की संख्या का ज्ञान कराते हैं उन्हें संख्यावाची विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो ये विशेषण हो गया इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर का प्रश्न है, विलोम शब्द का चयन करना है। यहाँ पे एक शब्द है नूतन, नूतन का आपको बताना है दोस्तों विलोम। तो बता दीजिए नूतन का विलोम क्या होता है, जल्दी से। अर्वाचीन होता है, नवीन होता है, नया होता है, पुरातन होता है। क्या होता है नूतन का विलोम। तो माय डियर फ्रेंड्स, नूतन का जो विलोम होता है ना, वो होता है पुरातन। डी ऑप्शन हो जाएगा। विलोम का मतलब होता है ऐसे शब्द जिनके अर्थ विपरीत हो, उल्टे हो, उनको विलोम शब्द कहते हैं। अब नूतन का विलोम होता है पुरातन। नूतन शब्द के कई पर्यायवाची भी आपसे पूछे जा सकते हैं, नव, नवीन। भाई वैसे समझ रहे हो ना, इस इन सब का विलोम हो जाएगा ये जो मैं अभी लिख रहा हूँ ऊपर, नव्य, है ना। अर्वाचीन, अर्वाचीन क्या है, इसका वो है, देख रहे हो आप, पर्यायवाची, ठीक है। वर्तमानकालीन, नया, ये सब क्या है, इसके पर्यायवाची हैं, नया, नवीन, ये सब। और ये इसका विलोम है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्न में से भय वर्ण का उच्चारण स्थान बता दीजिए। एक शब्द है भय, इसका है ना उच्चारण स्थान पूछ रहा है, आप इजीली बता दोगे। करिए देखिए क्या आंसर हो जाएगा इसमें। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर होगा ओष्ठ्य, बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ठीक है। यस, ओष्ठ्य होता है ना, उपपद मान्य नाम ओष्ठ हो, तो पै जो है ना, पै वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठी होता है दोस्तों, इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 19 नंबर का। मुझे बताइए निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। अल्प प्राण वर्ण का समूह है, यहाँ पे कौन से क्रम में लिखा हुआ है, कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है।
तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर होगा कै और गै। मैं आपको बता दूं, एक तो होता है महाप्राण, एक होता है अल्प प्राण। अब देखिए, एक वर्ग के अंदर 1 2 3 4 और 5 वर्ण होते हैं ना, मानते हैं आप इस बात को? तो जिनमें ज़्यादा जोर आता है बोलने में वो तो होते हैं महाप्राण, सम संख्या वाले तो होते हैं महाप्राण, बाकी बच गए विषम संख्या वाले, ये होते हैं अल्प प्राण। वर्गों का पहला और तीसरा है, देख लीजिए, पहला और तीसरा क्या है? अल्प प्राण है। तो इसमें क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? ये दूसरा है ना, ये दूसरा। नंबर 20 देखिए अब आप, हिमालय से गंगा निकलकर अन्य नदियों में मिल जाती है, इस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा बताइए किस में है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, गंगा अन्य, हिमालय नदियों और गंगा। तो बताइए यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा किस में है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं राइट आंसर, तो हिमालय और गंगा हो जाएगा। इसमें राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाली संज्ञा ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा सभी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति में खास नाम बताती है। तो यहाँ पे खास नाम बता रही है ना, गंगा और हिमालय, राइट? तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए अब आप, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा से क्या मतलब समझते हैं आप? बताइए। बहुभाषी कक्षा से मतलब होता है दोस्तों कि कक्षा में सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने के अवसर उपलब्ध कराना। एक भाषा वैज्ञानिक ने बातचीत के दौरान ये बताया था कि हम सभी जो मोस्टली भाषाएं बोलते हैं ना, वो बहुभाषी होते हैं। देखिए, घर में दूसरी बोलते हैं, बाहर दूसरी बोलते हैं, कई जगह और भी कई भाषाओं की नकल कर देते हैं हम। तो किसी एक भाषा से हमारा काम चलता ही नहीं है, चल ही नहीं सकता। हम स्कूल में एक भाषा बोलते हैं, घर में दूसरी बोलते हैं, दोस्तों के साथ में और अन्य भाषा बोलते हैं, है ना, ये सब होता है ना। तो सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने के अवसरों की उपलब्धता, हमारा तीसरा ऑप्शन इसमें राइट आंसर। जब कक्षाओं में प्रदर्शित सामग्री केवल तब सजावटी हो जाती है जब, बताइए कब? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर होगा, बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने में उसका उपयोग नहीं होता। नंबर 1 ऑप्शन होगा इसमें, राइट? देखो, अध्यापन के दौरान पाठ्य सामग्री को समझाने के लिए शिक्षक जिन सामग्रियों का प्रयोग करता है ना, वो सहायक सामग्रियां कहलाती हैं। अब इन सामग्रियों द्वारा सीखा गया ज्ञान न केवल छात्रों के उत्साह जागृत करता है, बल्कि वो सीखे हुए ज्ञान को लंबे समय तक अपने स्मृति जो पटल होता है ना, उसमें भी संजोए रख सकता है। ठीक है, ये समझ, आयु, रुचि के अनुसार डेवलप होता है सब कुछ। 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नियम पढ़ने सीखने में मुश्किल पैदा नहीं करता है? बताइए। 23 नंबर के क्वेश्चन में क्या आंसर होगा? गाइज, यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी रीड कीजिए और आंसर मेरे को जल्दी बताना है आपको। लाइक का बटन अगर आपने नहीं दबाया है, और अगर आपको हमारा पढ़ाने की शैली, हमारे क्वेश्चंस, हमारा कंटेंट पसंद आता है, तो आप लाइक का बटन दबा के सपोर्ट जरूर कर सकते हैं। अपने जो भी दोस्त हैं उनको आप शेयर भी कर सकते हैं, इससे हमें खुशी होगी और आपके लिए और बेहतर काम हम कर पाएंगे। यहाँ पे आंसर होगा, चित्र, संदर्भ और पूर्व अनुभवों के आधार पर अनुमान लगाते हुए पढ़ने के अवसर देना। डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसमें। क्वेश्चन देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या हो सकता है? बता दीजिए। हाँ, बताइए इसमें क्या उत्तर होगा? तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा ना, ये होगा बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ठीक है, देखो, कक्षा में समझ के साथ में पढ़ना, जानकारी और विचारों को व्यक्त करने जैसी जो गतिविधियां होती हैं ना, उनकी अपेक्षा के कारण बच्चे निपुण पाठक से चूक जाते हैं, अलग हो जाते हैं। बच्चों में समझ के साथ में पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना हिंदी भाषा शिक्षण का एक सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट उद्देश्य होता है। 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? बताइए। एज ए टीचर आप इस प्रश्न को बिल्कुल सही आंसर कर सकते हो। भविष्य के भावी अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं आप, तो इतने से सोचने समझने की क्षमता तो है कि आप इस प्रश्न को मैच्योरिटी के साथ में कर सकते हो सही। तो गाइज, इस प्रश्न में हमारा आंसर जाने वाला है, जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। इससे बच्चे ढंग से सीखते हैं। ठीक है, चलो अब आप कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, केवल अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े रहते हैं, या केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं? तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं।
तीसरा ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, कहानी, कविता, गीत, नाटक, इन सब के माध्यम से बच्चे अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। हिंदी शिक्षण में गद्य, पद्य शिक्षण का जो मूल उद्देश्य होता है ना, वो होता है दोस्तों भाषा का ज्ञान। ठीक है ना, मानते हो? तो कहानी, कविता, गीत, नाटक, चुटकुले, जो कई तरह से हम जो कहानियाँ वगैरह सुनाते हैं, वार्ताएं, ये सुनकर के बच्चे आनंदित होते हैं। साथ ही साथ में उनके ज्ञान में भी वृद्धि होती है, मौखिक अभिव्यक्ति का भी उनमें विकास होता है। दोस्तों आगे चलते हैं। 27 नंबर के क्वेश्चन में आप मुझे उत्तर बता दीजिए। क्वेश्चन हमारा है, अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? यहाँ पे 4 बातें आपके सामने लिखी गई हैं कि सभी बच्चों से सभी भाषिक प्रकारों को समान रूप से संपादित करवाना, विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता के अनुसार उचित उपयोग करवाना, विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का सदैव अनिवार्य प्रयोग करवाना, स्वयं के बोलने की गति को बहुत धीमी रखना। तो गाइज यहाँ पे हमारा आंसर होगा विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों को आवश्यकता के अनुसार प्रयोग। ठीक है, देखिए, शिक्षक को अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए अलग अलग प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता के अनुसार उचित उपयोग करना चाहिए। अब आप कहेंगे सर क्यों करना चाहिए? क्योंकि उससे सभी बच्चे आसानी से ज्ञान का अर्जन कर सकते हैं। समावेशी शिक्षा हमें ये भी बताती है कि जो विशेष शैक्षणिक आवश्यकताएं होती हैं ना, उनकी पूर्ति के लिए एक जो जनरल छात्र होता है, सामान्य छात्र होता है, और एक दिव्यांग छात्र होता है, इन दोनों को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर भी मिलने चाहिए। ये हमें कहती है समावेशी शिक्षा। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए अब आप। स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता। भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है। तो गाइज यहाँ पे क्या आंसर होगा हमारा? दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर होगा, मैं आपको बता दूं, स्वाभाविकता, अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा बी, राइट। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए अब आप। सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा उद्देश्य भी बता दीजिए कौन सा है? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे सारे महत्वपूर्ण हैं। देखो, B.S. ब्लूम का नाम तुमने सुना होगा। B.S. ब्लूम ये क्या कहता है? एक उत्तम मूल्यांकन रीति वो साधन है जो व्यवहार के वांछित परिवर्तन को वैध परिणामों का प्राप्त समर्थन करता है। जैसे शिक्षण के उद्देश्य का वर्गीकरण इसने 3 प्रकार से दिया, ज्ञानात्मक, भावात्मक, है ना, और इसके अलावा क्रियात्मक, तीनों। तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अब भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? आप सभी दोस्त इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, मुझे जल्दी बता दीजिए। भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिकाधिक अवसर मिले, जहां शिक्षक बोले और बच्चे ध्यान से सुने, जहां भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल हो, दीवारों पर सूक्तियां लिखी हुई हो। देखिए, भाषा की कक्षा का माहौल ऐसा होना चाहिए कि विद्यार्थी बिना झिझक अपनी बात कक्षा में कह सके और दूसरे बच्चों की बात को ध्यानपूर्वक अपना पक्ष भी रख सके दूसरे बच्चों की बात पे, और विपक्ष में अपनी बात भी कह सके। विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति का पूरा अवसर कक्षा के अंदर मिलना चाहिए। यहाँ पे हमारा आंसर होगा गाइज नंबर 1 ऑप्शन। जाते जाते आपको बात बता दें, इस पेपर को कंप्लीट करते करते जिनको अपने काम से मोहब्बत होती है फिर उनको फुर्सत नहीं होती, तो अपने काम से मोहब्बत करो, अपनी स्टडी से मोहब्बत करो। लिखने वाले तो अपनी तकदीर टोटी कलम से भी लिख देते हैं। कभी अपने हालातों को मजबूर मत बनाइए, है ना, कभी अपने हालातों पे मत रोइए। मेरे दोस्तों, वक्त को अपना वक्त बनाने में वक्त लगता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। दुआ सलाम, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए नमस्कार। दुआ में याद रखना और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए एजुकेशन टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना आप। थैंक यू।